नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है। जिला कानपुर देहात, प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश। तारीख थी 18 अक्टूबर 2023। रात का वक्त था, करीब 9 बजे के आसपास। अमरौधा गांव से वहां के प्रधान और कुछ लोगों ने फोन किया इंस्पेक्टर कोतवाली को और उनसे कहा कि हमारे गांव के रिटायर्ड प्रिंसिपल, अंगदपुर के जो अंगदपुर इंटर कॉलेज है उसके रिटायर्ड प्रिंसिपल विमल द्विवेदी जी के घर में 2 लोगों की हत्या हो गई है। विमल द्विवेदी जी को भी चोट लगी है, लेकिन वो घर से भाग गए हैं। बात गंभीर थी। बताने वालों ने यह भी बताया कि हमने वो शव देखे हैं जिनमें विमल द्विवेदी के 85 वर्षीय पिता राम प्रकाश द्विवेदी और उनकी एक नव यौवना पत्नी 28 वर्ष की खुशबू, इन दोनों की हत्या हो गई है। पुलिस फौरन भागकर मौके पर आई। विमल द्विवेदी जी का बड़ा मकान, एक कमरे में उनकी तीसरी और नई पत्नी खुशबू, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, ये चाकुओं के कई निशान उसके शरीर पर और सिर पत्थरों से कूंचा हुआ, ताजी ताजी ब्लड पूरे कमरे में फैला हुआ। दूसरे कमरे में, बल्कि जिस कमरे में ये लाश पड़ी थी उसके दरवाजे और दूसरे कमरे के बीच में ही, बाहर बरामदे में ही, विमल द्विवेदी के पिता राम प्रकाश द्विवेदी, जिनकी उम्र करीब 85 वर्ष थी, इनका भी शव पड़ा हुआ था। इनको भी पत्थरों और चाकुओं से मारा गया था। पुलिस ये देख के हैरान हो गई। गांव पूरा इकट्ठा हो गया। लोगों ने बताया कि साहब ये और किसी ने नहीं, इनके 2 सौतेले बेटों ने, पहली पत्नी का एक बेटा और दूसरी पत्नी का एक बेटा, इन दोनों ने मिलकर ये हत्याएं की हैं। मारा विमल द्विवेदी जी को भी है, लेकिन वो भागे हैं, ये पता नहीं किस हाल में होंगे। दोनों लड़के घर में मौजूद थे। ललित, जिसकी उम्र करीब 25 साल, और अक्षत, जिसकी उम्र करीब 23 साल, दोनों पुलिस के सामने उपस्थित हुए और दोनों ने कहा कि हाँ, मैंने मारा है, लेकिन मेरे बाप का पता करिए कि वो मरा कि नहीं मरा। ये बात सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि ये दोनों लड़के जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इसका पता कर लीजिए, क्योंकि परेशानी सारी विमल द्विवेदी की वजह से ही थी। पुलिस उन दोनों शवों को, उनका पंचायतनामा किया और उन्हें सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तलाश की गई तो पास के ही एक छोटे से अस्पताल में अपना इलाज कराते हुए प्रोफेसर विमल द्विवेदी मिल गए। उनसे पूछा गया कि यह हादसा कैसे हुआ। उन्होंने बताया कि मेरे दोनों, पहली पत्नी का एक बेटा और दूसरी पत्नी का एक बेटा, दोनों का नाम लिया कि ललित और अक्षत ने हमारे बाप को भी, हमारी पत्नी को भी और हमको भी मारा है। विमल द्विवेदी के शरीर पे भी चाकुओं के 4 निशान, 4 जख्म बने हुए थे, लेकिन कोई भी वाइटल ऑर्गन इंजर्ड नहीं हुआ था। इसलिए डॉक्टरों ने बताया कि ये आउट ऑफ डेंजर हैं, यानी खतरे के बाहर हैं और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पुलिस ने कहा कि आप थाने पर अगर चल सकते हो तो आपको कुछ लिखाना हो लिखा दीजिए, वरना हमारे पास आप वो दोनों लड़के जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो हम थाने पर हैं, हम उनसे पूछताछ करेंगे।
या फिर अगर आप अस्पताल से ही कोई तहरीर लिख कर भेज सकते हैं तो भेज दीजिए, हम मुकदमा कायम करेंगे, क्योंकि बिना एफआईआर की कायमी के पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। बहरहाल विमल द्विवेदी जी ने वहीं पर अपनी एफआईआर लिखी और लिखकर थाने भिजवा दिया। मुकदमा 302, 201 का कायम किया गया, 307 भी साथ में लगाई गई और विवेचना शुरू हुई। चूंकि बहुत अजीब सी ये घटना थी, पुलिस ने इसकी तह में जाने के लिए पूछताछ शुरू की। तो लड़कों से पूछताछ शुरू हुई। लड़कों ने कहा कि साहब, मेरे पिताजी जो कर रहे थे उसके बाद हम लोग सिर उठाकर समाज में जी नहीं पा रहे थे, हम घुट घुट के मर रहे थे। ये रोज नई लड़की के चक्कर में रोज रोज लड़कियों का घर आना, इतना ही नहीं, 2 शादी होने के बाद भी तीसरी शादी उन्होंने की जो उनसे 34 साल छोटी है। ऐसे में हम लोग क्या करते? हम अपने बच्चों को क्या जवाब देते? जितनी उम्र उनकी तीसरी पत्नी की है उतनी ही उम्र मेरी पत्नी की है। अब आप इसी से अंदाज लगा लीजिए, इज्जत हमारी समाज में खत्म हो गई, बाहर निकलना दूभर हो गया। किसी भी समारोह में, किसी के फंक्शन में, शादी में, ब्याह में हम लोग नहीं जाते, दोनों भाई। कारण इसका ये, पहुंचते ही लोग मजा लेने लगते थे, फप्तियां कसने लगते थे, तमाम तरह के मुहावरे और कहावतें हमारे सामने ही कहते थे। समझ में तो हमारे भी आता था कि ये किसके लिए कहा जा रहा है। बार बार वो यही पूछते कि दोनों लड़के पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मियों से कि देख लीजिए पिता मेरा मरा कि नहीं मरा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। बहरहाल पूरा जब बयान लिखा जाता है तो सारा डिटेल उसमें लिखा जाता है। डिटेल के हिसाब से कानपुर देहात के अमरौधा गांव के प्रोफेसर विमल द्विवेदी, जो 2 साल पहले अंगदपुर गांव के एक सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर रिटायर हुए थे। पहले वो यहीं शिक्षक थे और बाद में वो यहीं पर प्रिंसिपल हो गए। अभी 2 महीने पहले अभी उन्होंने 2-3 महीने पहले जगम्मनपुर गांव की खुशबू नाम की, वो 25 साल की लड़की है, उससे शादी कर ली और बतौर पत्नी उसको लेकर घर आए। वहां पर वो अपने पिता राम प्रकाश द्विवेदी और खुशबू के साथ रह रहे थे। पुलिस के पूछताछ में ये पता लगा कि विमल द्विवेदी ने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी की एक हादसे में मौत हो गई। उनसे एक बेटा ललित है जिसकी उम्र करीब करीब 25 वर्ष है। अभी उसकी दूसरी पत्नी जिंदा है। उससे एक बेटा है अक्षत, जिसकी उम्र है 23 वर्ष। दूसरी पत्नी के जिंदा रहते ही विमल ने तीसरी शादी कर ली। घर में दूसरी और तीसरी पत्नी एक साथ रहती थी। यही विवाद का कारण भी था। 18 अक्टूबर की रात खाना खाने के बाद इसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद दोनों बेटों ने इनकी हत्या कर दी। तमाम कहा सुनी चिक-चिक जो रोज होती थी, उसके बाद ललित ने चाकू किचन से उठा लाया और सीधे घुस गया अपनी सौतेली माँ खुशबू के कमरे में। वहां पर उसका गला रेत कर हत्या कर दी। अक्षत ने उसे पत्थरों से उसका सिर कूंच दिया। इसी बीच में ये चिल्ल सुनकर बाबा राम प्रकाश आए और उनका भी पत्थर से सिर कुचलकर और चाकुओं से मार के उनकी भी हत्या कर दी। वो बाप के लिए दौड़े, बाप को पकड़ा। 3-4 चाकू ही मार पाए थे कि वो बाप हाथ छुड़ाकर घर के बाहर भागा और चिल्लाने लगा। ज्यादा चिल्लाहट में लोग इकट्ठा हो गए
और ये दोनों लड़के कहीं नहीं भागे, अपने अपने घर के अपने अपने कमरों में चले गए। थोड़ी ही देर बाद पुलिस आई। ललित ने यह बताया पुलिस को कि साहब, मेरे पापा की हरकतों से हमारा पूरे गांव में मजाक बनता था। पापा जिस स्कूल में प्रिंसिपल थे, वहां पर भी उनकी कई महिलाओं से मित्रता थी, अफेयर था, जो पूरे स्कूल को या पूरे कॉलेज को और हमारे पूरे मोहल्ले को पता था। ये खुशबू भी उसी स्कूल में शिक्षा मित्र थी। वहीं पर इससे उसका संबंध हुआ और पता नहीं पापा ने इससे कैसे शादी हुई। उनको जो भी पैसा मिला था सब खुशबू के पास है। रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसा उन्हें प्राप्त हुआ था वो सब उन्होंने खुशबू को दे दिया। हम लोग कभी ज़रूरत वक्त पे जैसे पैसा उनसे हमेशा मिलता था या हम लोग मांग लेते थे, पैसा मांगते थे तो सामने आकर खुशबू पैसा देने से मना कर दिया करती थी। कहती थी, मोटे हो गए हो, मुस्टंडे हो गए हो, काम करो। बाप के सहारे कब तक अपना काम चलाओगे? बाप अब रिटायर हो गया है। घटना वाले दिन ही जब पैसे की इस बात को लेकर उसने कहा सुनी की खुशबू ने, तो ये दोनों लड़के अपने दादा राम प्रकाश द्विवेदी के पास गए और उनसे कहा कि देखिए, इस तरह का बर्ताव, ये नई लड़की घर में मालकिन बन गई है और इस तरह का बर्ताव कर रही है। दादा ने कहा कि भाई, मेरा बेटा है, मैं उसको मार तो दूंगा नहीं, और दूसरे पैसा उसका है, जो मन करे वो करे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बाबा की इस बात से वो दोनों और दुखी भी हुए, नाराज भी हुए, गुस्सा भी हुए, और रोज रोज की चिक चिक से ऊब जाने पर इसका फाइनल निराकरण करने के लिए उसी समय हम लोगों ने ये मन बना लिया और तभी मैं किचन से चाकू लाया। दोनों ने मिल के पहले खुशबू को मारा, बाबा उसका विरोध करने लगे, उनको भी मार दिया। तब तक ये दौड़ कर आए, इन्हें पूरी तरह से मार पाते, लेकिन ये छुड़ाकर वहां से भाग गए। गांव वाले भी इस बीच में आ गए। पुलिस ने गांव वालों को भी बुलाया और गांव वालों के मुताबिक विमल बहुत ही रंगीन मिजाज का था। उसके बेटे पिता की इस हरकत से बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि उनका मोहल्ले में, गांव में, बाजार में, रिश्तेदारियों में निकलना बैठना मुश्किल हो गया था। बेटों से अपनी हरकत छुपाने के लिए या ज़्यादा हल्ला होने पर पहले वो उसी स्कूल में जहाँ वो टीचर थे वहीं प्रिंसिपल हो गए, तो उन्होंने घर आना ही बंद कर दिया। वहीं प्रिंसिपल केबिन के पीछे जो प्रिंसिपल्स रूम होता है वहीं पर बोरिया बिस्तर लेकर पड़े रहे और वहीं पर उनका कार्यक्रम जो भी वो करते थे वो सब होता गया। बहुत अय्याशी के उनके तमाम किस्से पूरे कॉलेज में और पूरे गांव में मशहूर हैं। नई ये जो लेटेस्ट पत्नी थी मास्टर साहब की, उसके बारे में लोगों ने बताया कि ये उसी स्कूल में शिक्षा मित्र भी थी और वहीं पर धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। करीब तो बहुत से लोग माँ साहब के थे और दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। माँ साहब खुशबू को लिए खुलेआम स्कूल में भी, कॉलेज में भी और गांव में भी घूमा करते थे और इसको लेकर पत्नी से भी, क्योंकि दूसरी पत्नी जीवित है, उसे घर में बिल्कुल नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन बच्चों ने बताया कि इस तरह से एक नई लड़की के साथ घूमते हैं। उनसे भी बहुत विवाद हुआ अपनी पत्नी से, लेकिन विमल के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ। रिटायरमेंट के तुरंत बाद करीब 2 महीने हुए होंगे, पैसा वैसा उनको मिला। फिर उन्होंने घर में अपने पत्नी से, वो बच्चों से कहा, बेटा अब मेरा मन जो है वो आध्यात्म की तरफ जा रहा है, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, अगर वहाँ से लौटा तो फिर मुलाकात होगी। तो ये बात सुन के बच्चों को थोड़ा सा ये भी लगा कि अभी तो रिटायर हुए, आराम करेंगे, पिंड छूटेगा स्कूल से, हरकतों में कमी होगी, अब ये वृंदावन जाने को कह रहे हैं। बहरहाल बच्चे रोक नहीं पाए और वो वृंदावन गए। वृंदावन से जब 8 महीने बाद लौटे तो खुशबू की मांग में सिंदूर था और आते ही उन्होंने बताया कि ये तुम्हारी माँ है। बच्चे भी आश्चर्यचकित हो गए
और उनकी दूसरी पत्नी जो घर में थी उसने भी रोना पीटना शुरू कर दिया। लेकिन खुशबू भी बिल्कुल सीना तान कर उस घर में मालकिन की हैसियत से रहने लगी। पता ये लगा कि ये खुशबू को लेकर ही वृंदावन गए थे, किसी आश्रम में वहां रुके। दोनों वहां एक साथ बतौर पति पत्नी रहने लगे और बाद में वहीं वृंदावन में किसी मंदिर में इन लोगों ने शादी कर ली। दूसरी पत्नी और बच्चों ने ये बताया कि खुशबू घर में एकदम मालकिन की तरह रहने लगी। दूसरी पत्नी जो जिंदा है उससे साफ सफाई, बर्तन, खाना पीना सब हुक्म देकर कराती थी और रिटायरमेंट का सारा पैसा एक एक पाई माँ साहब का वो उसी के पास रहता था। जिस किसी को ज़रूरत पड़े, चाहे उनकी पत्नी को ही ज़रूरत पड़े, पैसा वैसा वो देती नहीं थी और इसी वजह से रोज रोज घर में चिक चिक होती थी। इन दो लाशों के मिलने के बाद, इनके सब बयान के बाद, अगले दिन कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति ने प्रेस को ब्रीफ किया और ये कहा कि विमल की पहली पत्नी की हादसे में मृत्यु हो गई थी। 2-3 साल बाद ही विमल ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी अभी जिंदा है। बेटों ने परेशान होकर ये कदम उठाया है। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। ऐसा ही बयान पुलिस अधीक्षक देते हैं। पूरी बात बहुत ज़्यादा चूंकि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होती है इसलिए उसे खोला नहीं जाता। आज की घटना में तो माँ साहब ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले अंगदपुर के डिग्री कॉलेज में टीचर थे, फिर वहीं प्रिंसिपल हो गए। जब बहुत उनकी बारे में हल्ला हुआ, क्योंकि जब वो डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हो गए तो माँ साहब की 5 उंगलियां घी में और सिर कड़ाही में। छात्राएं भी थीं, महिला टीचर भी थीं, किस्से उनके मशहूर थे, तो लोगों को मौज ले लेके कहने लगे कि माँ साहब के तो 5 उंगलियां घी और सिर कढ़ाई में हो गए। बकौल उनके दोनों पुत्रों के पिताजी के अय्याशी के किस्से पूरे कॉलेज और पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। तमाम छात्राओं और टीचर्स का नाम ले लेके लोग चकल्लस किया करते थे। और तो और घर की आंखों देखी बात जो उन्होंने पुलिस को बताई कि अक्सर छात्राओं का घर में भी देर शाम देर रात आना जाना लगा रहता था और जब भी हम लोग बाहर निकलते थे शर्म से पानी पानी हो जाते थे जब हम उम्र लड़के मोहल्ले में हम पर फप्तियां कसते थे, मजा लेते थे हम लोगों से। ज़्यादा हल्ला हुआ जब आसपास के लोगों ने भी इस तरह की फप्तियां माँ साहब को करनी शुरू कर दी, लड़कों को करनी शुरू कर दी। लड़कों ने भी ये कहा कि बहुत बदनामी हो रही है। माँ साहब बिल्कुल सीधे कॉलेज के भीतर ही चले गए। वहीं पर अपना जो एक रूम सा होता है रिटायरिंग रूम टाइप का, वो उनका परमानेंट आशियाना हो गया। खाना पीना बनाने वालों की कोई कमी नहीं, प्रिंसिपल थे, वहीं सोते थे और सारे कार्यक्रम वहीं उनके होते थे। लेकिन तब भी रहते तो वो कॉलेज में थे, लेकिन उनके किस्से रोज घर पर पहुंच ही जाते थे। जब वो रिटायर हुए तो दोनों बच्चों ने पुलिस के सामने ये बताया, दोनों लड़कों ने, कि साहब हम लोग बहुत खुश हुए कि चलिए कॉलेज से पिंड छूट जाएगा। अब कौन इनकी सुनेगा, किस पर ये धौंस जमाएंगे और किस पर ये दबाव बनाने के लिए ये गलत सलत जो करते हैं, याशियाँ करते हैं, वो कोई अब इनके पास अपना काम कराने के लिए ना आएगा, न ये उसको तंग करेंगे। लेकिन अचानक और अच्छा उन्होंने ये कहा कि साहब जब रिटायर होकर घर पे ही रहेंगे तो कम से कम कुछ सुधार होगा। 2 बच्चे हैं, बहुएं हैं, पहली पत्नी है, सब इनको धीरे धीरे हम लोग सुधार देंगे, क्योंकि बाहर निकलने का या कॉलेज में फिर से जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अचानक 2 महीने में ये फिर बोले कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मेरा मन अब आध्यात्म में लगने का है। हम लोगों ने मना किया, लेकिन वो वृंदावन गए। 8 महीने में जब लौटे तो वही जिस शिक्षा मित्र के साथ कम उम्र की, उनकी उम्र से 38 साल छोटी खुशबू, वो मांग में सिंदूर भरे हुए, बैग वैग लिए हुए घर के भीतर आई तो
पिताजी ने यानी विमल द्विवेदी ने बताया कि ये तुम्हारी मम्मी है और यहीं से ये कलह शुरू होगा। अब इसी सिलसिले में मैं आपको एक जो मुझे किस्सा याद आ रहा है, बात 2006 की है। उस समय पटना यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मटुकनाथ और उनकी शिष्या जूली के चर्चे देश भर में हुए, देश विदेश में हुए। हुआ यूं कि ये दोनों अपना अच्छा वो लव गुरु के नाम से उनका एक निकनेम पड़ गया और लव गुरु प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी। ये जब जूली के साथ अपने घर में या इस कमरे में जहाँ पे रहते थे वहाँ जब थे तो पत्नी आभा ने सभी टेलीविज़न रिपोर्टर से बात करके कैमरों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ घर में दस्तक दी। दरवाज़ा खुला, प्रोफेसर मटुकनाथ और जूली दोनों कमरे के भीतर मिले। लोगों ने पूछा कि प्रोफेसर साहब आपको शर्म नहीं आती, आपकी छात्रा है ये। तो उन्होंने कहा प्रेम, जो जिन लोगों ने सभी लोगों ने सुना होगा उस 2006 में, जो लोग जानकार और समझदार थे, 2006 में जो लोग टीवी के सामने बैठ के समाचार देखते थे, उस समय प्रोफेसर मटुकनाथ ने कहा कि प्रेम उम्र नहीं देखता, प्रेम संबंध एक ही होता है, दूसरा कोई संबंध शिष्य शिष्या गुरु शिष्य ये नहीं होता है। बहुत निर्विकार भाव से वो बता रहे थे। खैर भीड़ बहुत ज़्यादा जमा हो गई। पुलिस उनको पकड़कर सुल्तानगंज थाने ले गई। सुल्तानगंज चौकी था या थाना पटना का था, वहाँ ले गई। वहाँ पर सारे टीवी कैमरास के सामने 2006 में ही इनका मुंह काला किया इनकी पत्नी आभा ने। आप इंटरनेट पर चले जाइए, प्रोफेसर मटुकनाथ की फोटोग्राफ्स को सर्च करिए तो कालिक लपेटी हुई इनकी तमाम फोटोग्राफ्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक कहते हैं ना कि कोई जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है थेथर, मतलब जिसके ऊपर चिकना घड़ा, मोटी खाल का आदमी, कि आप कुछ भी कहते रहिए उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। प्रोफेसर थे, तर्क देने में माहिर थे, हिंदी के प्रोफेसर थे, पटना जैसी मशहूर यूनिवर्सिटी के थे, लिहाजा वो हर प्रश्न का जवाब देते थे। उसके बाद तो सालों तक वो बड़ी बड़ी डिबेट में लव गुरु मटुकनाथ के नाम से बैठते थे। लोग मजा ले लेके उनसे सवाल करते थे, सबका वो बहुत सीरियसली जवाब देते थे। आप सर्च करिएगा और तमाम उस ज़माने के 2006-07 के वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन जब अति हो गई तो विश्वविद्यालय ने इनको निलंबित कर दिया। इनकी पत्नी हर्जे खर्चे के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। 2009 में विश्वविद्यालय ने इनको बर्खास्त कर दिया। लेकिन ये और जूली अपने प्रेम प्रसंग में मस्त रहे। 2013-14 में एक दिन जूली ने भी इनको छोड़ दिया और वो चली गई। ये व्याकुल दरवाजे भटकते रहे। पता ये लगा, इनसे कह के गई थी कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, मुझे अध्यात्म की खोज में मैं निकली थी, आप मुझे उस अध्यात्म तक नहीं पहुंचा पाए, अब मैं अपने से अध्यात्म को खोजूंगी। ये कह के वो वृंदावन की तरफ गई थी। वृंदावन प्रोफेसर मटुकनाथ बहुत उसको ढूंढा ढांढा, नहीं पता लगा। 2020 में प्रोफेसर मटुकनाथ को किसी ने फ़ोन से बताया कि ये ट्रिनिडाड टोबैगो और सेंगस्टीन में कहीं पर ये वहाँ पर किसी आश्रम में मौजूद है। बहरहाल फ़ोन से इन्होंने बात की 2020 में। फ़ौरन अपना लोटा टाठी लिया, अपना बोरिया बिस्तर लिया और टोबैगो चले गए। टोबैगो, ट्रिनिडाड, सेंगस्टीन सब ढूंढे, उससे मिले, लेकिन उसने बात करने से भी इनकार कर दिया। वापस आकर फिर लोगों ने चुहल की इनसे कि क्या हुआ लव गुरु, अब क्या स्टेटस है आपके उस संबंध का। तो उन्होंने कहा भाई वो वैराग्य का रास्ता जो है वो गृहस्थ से ही होकर जाता है। तो वो जो हमारे साथ थी तो गृहस्थ में थी और फिर यहीं से उसको वैराग्य हो गया, वो वैराग्य के लिए यहाँ से निकल पड़ी है। अब वो वृंदावन होते होते साउथ अफ्रीका के देशों में वैराग्य से प्रभु को ढूंढ रही है। वो किसी जीवित व्यक्ति को बुद्ध मानकर उसकी सेवा, उसकी पूजा कर रही है, ऐसा उन्होंने बताया।
फिर लोगों ने अब बताया ना कि वो थेथर टाइप का आदमी है। अब उनका नया शिगुफा आया। अभी मैं कोई 10-15 दिन पहले कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने भागलपुर के वो रहने वाले हैं, जयरामपुर उनका गांव है, बर्थ प्लेस है। वहां वो एक प्रेम विद्यालय खोलेंगे जहां प्रेम और करुणा की वर्षा होगी शिक्षा के माध्यम से। ऐसा उनका कंसेप्ट है। और उनका ये कहना है कि मैं ओशो को अपना गुरु मानता हूं। ओशो से ज्यादा प्यार की व्याख्या किसी ने नहीं की है। मैं वैसा ही प्यार पाना भी चाहता हूं और शिक्षा के माध्यम से बांटना भी चाहता हूं। अब गांव वालों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, आप इसको अगर जानना चाहते हैं तो आप नेट पर सर्च कर लीजिए कि प्रोफेसर मटुकनाथ आज भी अपनी जो वो जुबान की हरकतों से बाज नहीं आते। हालांकि तब तक वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थे जब तक वो पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। मैं चाहूँगा जो नई जनरेशन है, 2006 के बाद से बहुत समय निकल गया, 17-18 साल हो गया, जो नए उम्र के बच्चे हैं जो 20-22 के हैं, वो प्रोफेसर मटुकनाथ के बारे में जरूर सर्च करके पढ़ें। क्योंकि मुझे याद है कि शायद ये पहली बार, मैं बहुत हिस्टोरियन नहीं हूँ, लेकिन शायद पहली बार मैंने किसी इतने सीनियर टीचर की इस हरकत के बारे में, और अपने को वो लव गुरु ये शब्द उनका दिया हुआ है कि मैं टीचर, उन्होंने कहा हाँ मैं लव गुरु हूँ, मैं प्रेम सिखाता हूँ, मैं प्रेम का शिक्षक हूँ। कुछ इस तरह की बात उन्होंने टीवी चैनल्स पे की थी, लव गुरु के नाम से मशहूर हो गए। तो उस समय ये बहुत ही चटखारे ले लेके कहने सुनने का विषय था। चौराहों पर, पान की दुकानों पर, ऑफिसों में, बड़े बड़े लोगों के बीच में मटुकनाथ के चर्चे हुआ करते थे। क्या उन्होंने एक दिन पहले टीवी पर कहा है। तो ये शायद पहली इस तरह की घटना थी। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि किसी से प्रेम करना या न करना ये उस व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, उसकी निजता है। हम कौन होते हैं या दुनिया कौन होती है ऐसे व्यक्तियों के बारे में टीका टिप्पणी करने वाली। दो बालिग लोग हैं और आपस में सहमति है, तो किसी को क्या मतलब वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप शिक्षक या शिक्षिका हैं तो समाज आपको सर्वोच्च स्थान देता है। सर्वोच्च स्थान का मतलब सबसे ऊंचा स्थान समाज में शिक्षक और शिक्षिकाओं को, यानी जो भी शिक्षक है उसको देता है, उसको अपने सिर आंखों पर बिठाता है और आपसे यानी शिक्षक शिक्षिकाओं से पीढ़ियों को आगे बढ़ने की शिक्षा की अपेक्षा करता है कि पीढ़ियां की पीढ़ियां गुरुजी शिक्षा देंगे तो आगे बढ़ेंगी, काबिल बनेंगी, सच्चा इंसान बनेंगी, काम करने लायक होंगी, घर वालों के लिए कुछ इंतज़ाम करेंगी, वो सुख संपन्नता आएगी इनकी शिक्षा की वजह से। आप ये देख लीजिए कि चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, नेता हो या व्यापारी हो, अपने बच्चे की शिक्षा के सिलसिले में अगर वो टीचर से मिलता है, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग में गया या कहीं से शिकायत आई तब गया वो, तो वो सर और मैडम के सिवा कुछ कहता ही नहीं है। मेल टीचर है, चाहे उम्र में जितना छोटा हो, चाहे उम्र में बहुत बड़ा हो, उसको सर कहेगा, और मैडम है तो मैडम कहेगा। अगर कोई परेशानी में बच्चा है तो सर और मैडम कहते कहते मुंह सूख जाता है पेरेंट्स का, इसलिए क्योंकि वो आपकी इज्जत करता है, इसलिए क्योंकि आपको वो समाज के सर्वोच्च पायदान पर बिठाता है। तो ऐसे में अगर एक शिक्षक की रंगीन मिजाजी बाहर निकल कर आती है तो समाज ने कभी न इसे बर्दाश्त किया है, न आगे भी कभी बर्दाश्त करेगा। क्योंकि आपको वो दूसरी नज़र से देखता है कि हमारे लड़के को अच्छा फिजिक्स अगर ये पढ़ा देंगे, मैथमेटिक्स वाला अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ा देगा तो ये पहले साल में ही IIT क्वालिफाई कर जाएगा। उसके दिमाग में आपकी ये छवि है। और अगर उसकी रंगीन मिजाजी आपको पता लगी तो आप बात करना पसंद नहीं करेंगे, कितना भी इंटेलिजेंट टीचर हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी काबिल हो, कितना भी उसकी प्रीवियस हिस्ट्री
बच्चों के सफलता के मामले में अच्छी रही हो, लेकिन वो कभी समाज इस बात को, टीचर्स की रंगीन मिजाजी खासकर समाज कभी बर्दाश्त नहीं करता। अगर आपको ये सब करना ही है, आप शिक्षक हों या शिक्षिका हों, मतलब एकदम व्याकुल हो गए हैं आप, रहा नहीं जा रहा है आपसे, तो सबसे पहले शिक्षक के दायित्व से अपने आप को मुक्त करिए। सबसे पहले अपनी सेवा से इस्तीफा दीजिए। सबसे पहले अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दीजिए। उसके बाद आपकी जो मर्जी हो वो करिए। कोई आप पर सवाल नहीं उठाएगा, कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, और किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी कि आप क्या कर रहे हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।